नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जो स्टडी में। हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, जिसके राइटर हैं आर.एस. शर्मा जी। तो उसमें हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर ले चुके हैं और चैप्टर 3 का हमने, चूँकि उसमें ज़्यादा एमसीक्यू यानी ज़्यादा प्रश्न बन रहे थे, तो वीडियो ना लंबा ना हो इसकी वजह से उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये हमारा चैप्टर 3 का तीसरा पार्ट है। चैप्टर का नाम है स्रोतों के प्रकार और इतिहास निर्माण। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है दक्षिण भारत में जो है ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। दूसरा कह रहा है पूर्वी भारत में जो है पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। तो पूछ रहा है इसका कौन सा विकल्प सही होगा, आपको बताना है। तो हम डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे, आप थोड़ा वीडियो को रोक करके अपने आप से आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना तो 1 होगा और ना तो 2, चूँकि इस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया है। जो दक्षिण भारत है यहाँ पे जो है पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षक केंद्र थे और पूर्वी भारत में हम ईंटों के विहार देखे जा सकते हैं। आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बात वही कह रहा है कि जो दक्षिण भारत हैं यहाँ पे पत्थरों के मंदिर बनाए जाते थे और साथ ही साथ जो पूर्वी भारत हैं यहाँ पे जो है ईंटों के विहारों का निर्माण होता था। ठीक है, एक्चुअली जब हम उत्खनन होता है तो देखते हैं कि जो उनके उत्खनन के क्रम में जो टीले हैं, मान लेते हैं जैसे एक कोई टीला है, ठीक है, इसको जब उत्खनन करते हैं तो क्रम जो 3rd डिवीज़न में यानी 3 प्रकार के संस्कृतियों को देखे जा सकते हैं इन टीले में। एकल संस्कृत है, दूसरा है मुख्य संस्कृत और तीसरा है बहु संस्कृत। ठीक है, तो आगे चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यानी कि 11। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। ठीक है, तो पहले होगा वैदिक साहित्य, इसके बाद वा से वैदिक साहित्य, फिर वा से ही आप ब्राह्मण याद कर सकते हो और इसके बाद आर्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो व्याख्या इसमें कुछ फैक्ट है, तो व्याख्या इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास के साहित्य के संदर्भ में पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है प्राचीन भारत में जो पांडुलिपियाँ हैं वो प्राकृतिक भाषा में मेषचर्म तथा काष्ठफलकों पर लिखी जाती थी। दूसरा कह रहा है वेदांगों की रचना जो है वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी। तीसरा कह रहा है व्याकरण की रचना जो है पाणि के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 और 3, यानी कि पहला क्वेश्चन जो है वो गलत है। पहला गलत क्यों है, आइए हम देख लेते हैं। कह रहा है कि जो प्राचीन भारत में जो हम पांडुलिपियाँ देखते हैं वो भोजपत्रों और तालपत्रों पर लिखी मिलती है। जब मध्य एशिया में हम देखते हैं तो वहाँ जो भारत से जो प्राकृतिक भाषा जहाँ फैली, यानी कि मध्य एशिया में जो भारत से प्राकृतिक भाषा फैली, यहाँ पे पांडुलिपियाँ हम मेषचर्म और काष्ठफलकों पर लिखी हुई देखते हैं। यानी कि भारत में नहीं बल्कि ये मध्य एशिया में देखा जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, और दूसरा वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए सही है कि वेदांगों की रचना की गई थी। ठीक है, यानी कि वेद का सही प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, फिर इसके बाद वेदांग कितने हैं ये भी आप याद रख सकते हैं। फैक्ट है वेदांग जो हैं 6 हैं। कौन कौन से, शिक्षा हैं, कल्प हैं, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्याकरण की रचना जो है पाणिनि ने 400 ईसा पूर्व के आसपास की थी। ठीक है, याद रखना। तो व्याकरण की रचना किसने की, पाणिनि की। ठीक है, कब की, 400 ईसा पूर्व के आसपास की। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है निम्न में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। तो जेम्स जो है प्रिंसेप ने 1837 में इस अभिलेख को जो है अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं है,
क्योंकि फैक्ट है। फिर कह रहा है अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में विचार करना है कौन सा कथन सत्य है। तो देख लीजिए कोई जो विकल्प है, सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। दूसरा कह रहा है बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। तीसरा कह रहा है प्रयाग प्रशस्त राजाओं के गुण और ज्ञान की प्रशंसा अभिलेखों का उदाहरण है। तो इसका जो सभी विकल्प जो हैं इसके सही होंगे, ठीक है, सही विकल्प। तो आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो अभिलेख है इसको अनेक कोटियों में बांटा गया था, ठीक है। अशोक के जो अभिलेख हैं वो राज्यादेशों की कोटि में आते हैं, ठीक है। अभिलेखों में जो है अधिकारियों और जनता के लिए सामाजिक और धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की सूचना रहती थी। अभिलेखों की दूसरी कोटि है जो कि अनुष्ठानिक अभिलेख है, जैसे बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव आदि जो संप्रदाय हैं उनके जो अनुयायी भक्त थे उन्होंने स्तंभ और प्रस्तर फलकों और मंदिरों इस पर जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाए, एक वो अभिलेख हो गए। तीसरी कोटि में वह अभिलेख आते हैं जिसमें राजाओं और विजेताओं के गुणों के जो कीर्तिमान हैं उनका वर्णन किया गया, यानी उनकी अच्छाइयों को कह सकते हो वर्णन किया गया। इसमें उनके जो है कमजोरियों को नहीं दिखाया गया, ठीक है। तो जो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्त अभिलेख है इसी कोटि में आता है। आगे चलते हैं। अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनका अध्ययन जो है पुरालेखशास्त्र यानी पेलियोग्राफी कहलाता है। फिर कह रहा है अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या पुरालेख विद्या या इसी को एपिग्राफी कहलाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो है विकल्प डी सही है, ना 1 और ना ही 2। इसका जो स्टेटमेंट है कह सकते हो इंटरचेंज है। जैसे अगर बात करेंगे अभिलेख का, तो अभिलेख के जो इसका अध्ययन जो है हम करते हैं उसको कहते हैं पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी, जबकि जब हम तिथियों का जो अध्ययन करते हैं तो उसको कह दिया जाता है पुरालेख शास्त्र या पेलियोग्राफी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ है, अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहते हैं और अभिलेख और पुराने दस्तावेजों की प्राचीन जो तिथियां हैं उसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई है आपको बताना है। तो कह रहा है ए में, बी में, सी में, डी में। आप देख सकते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्राह्मी है, खरोष्टी है और अरमाइक है, ठीक है। ये 3 लिपियां जो है अशोक के अभिलेखों में देखी जा सकती है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। इनकी जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि अगर हम अफगानिस्तान से जो प्राप्त अभिलेख देखते हैं वहाँ पे अरमाइक और ग्रीक दोनों लिपियों का हमको उल्लेख मिल जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है असत्य पूछा है, ये याद रखना। आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। बी कह रहा है सिक्कों का अध्ययन जो है मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तीसरा कह रहा है प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का चलन था। चौथा कह रहा है रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो गलत। तो इसका जो गलत विकल्प है वो प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का प्रचलन था, ऐसा नहीं है, ये गलत, ठीक है। तो आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कागज़ की जो मुद्रा का प्रचलन प्राचीन भारत में नहीं था, परंतु हम धातु मुद्रा जैसे कि सिक्के जो होते थे तांबे के होते थे, चांदी के होते थे, सोने और शीशे से बने होते थे, ठीक है। फिर जो प्राचीन काल के लोगों के जो भौतिक जीवन के बारे में जानकारी है वो जिस स्रोत से मिलती है उसी को तो पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। जो कार्बन डेटिंग है उसमें जो है क्या करते हैं, तिथि का निर्धारण होता है। एक्चुअली होता ये है C40 जो है, जो जीवित चीज़ें होती हैं उसमें C40 पाया जाता है। C40 जो है जब जीवित रहती है तो ये C40 का जो क्षय होता है उसके साथ इसका समन्वय भी होता रहता है, लेकिन मृत्यु जब हो जाती है तो इसका जो समन्वय है वो नहीं हो पाता है और ये धीरे धीरे क्या होता है, क्षय होने लगता है। तो इससे पता हो जाता है, इसका जब अध्ययन करते हैं तो इससे पता मिल जाता है
कि तिथियां क्या रही होंगी। तो C40 में जो कमी आती है इसको माप कर उस तिथि का निर्धारण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कब्र होगा, यानी सी। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे। तो दक्षिण भारत के कुछ लोग जो है मृत व्यक्तियों के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ों भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता था। होता ऐसा था कि जहाँ दक्षिण भारत में जो व्यक्ति जैसे मर जाते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, तो उनको जैसे जहाँ पे उनको दफन किया जाता था, ठीक है, जहाँ को उनको दफन किया जाता था, जिसको दफन किया जाता उसके चारों ओर ऐसे पत्थर बना दिए जाते, बड़े बड़े पत्थर बना दिए जाते, ठीक है। तो उसी को कहा गया महापाषाण या मेगालिथ। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहीं तक था। आगे हम चैप्टर 4 का जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको हल करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।